मॉर्निंग क्लास 8 शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। एक बार रिकॉल करके वापस बढ़ते हम लोग। तो हमने डिस्कस किया था जिस तरह से कि आफ्टर द इलेक्शन, जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फिर क्या होता है कि इलेक्शंस कंप्लीट होने के बाद जो भी विनर्स होते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो उनकी जो लिस्ट होती है वो प्रिपेयर होती है। प्रिपेयर होने के बाद ईच पॉलिटिकल पार्टीज जो भी बिलोंग करते हैं लोकसभा के अंदर, जो भी विनिंग होती है, मेजोरिटी जो विनिंग होती है मेजोरिटी, फिर वो क्या करेगी मेजोरिटी, फिर उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बुलाया जाएगा कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करे। नाउ द पार्टी गेटिंग द मैक्सिमम representations in the majority party have more than half the number of total member of in the Lok Sabha to form the governments। मतलब कितनी होनी चाहिए मेजोरिटी? हाफ से भी ज़्यादा, तब जाके वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। तो इसी तरह से फिर प्रेसिडेंट जो होते हैं, जो मेजोरिटी की पार्टी के जो लीडर्स होते हैं उनमें से जो जीते हैं उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर चूज़ किया जाता है। तो ये अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। इन केस ऑफ सिंगल पार्टी फेल्स टू गेट द रिक्वायर्ड मेजोरिटी, इफ इन केस कि सिंगल पार्टी अगर किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिल पाती है तो फिर उनको क्या करते हैं, तो आसपास की जो भी स्मॉल पार्टीज होती है, स्मॉल पार्टीज क्या करेगी, वो स्मॉल पार्टीज कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। मतलब कि वो मिल के गवर्नमेंट बनाएगी और फिर वो रूल करेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जितने सारे पार्टीज फॉर्म के, मतलब कि मान लो 3 पार्टीज है, ठीक है, 3 पार्टी है, तो 3 पार्टीज को क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू डिस्कस, उनको वो डिस्कस करना पड़ेगा। किसके साथ? आपस में डिस्कस करेंगे ये कि इनका लीडर कौन बनेगा। इन 3 ग्रुप में से किसी एक को एज अ चूज़ किया जाएगा, एज अ प्राइम मिनिस्टर, पीएम ऐसे चूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। इसे कोलिशन गवर्नमेंट के नाम से कहा जाता है, जैसे हमने डिस्कस किया कोलिशन गवर्नमेंट्स, और ये सारा काम फिर वो अपॉइंट करेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर्स। फिर प्राइम मिनिस्टर्स क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर फिर अपनी प्राइम मिनिस्टर डिस्कस करते हैं कि वो जो है अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन कौन होंगे। जैसे अलग अलग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, डिपार्टमेंट संभालेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो या डिफेंस हो या फिर एग्रीकल्चर हो। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं। तो इस तरह से वो डिसाइड करते हैं। और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का फॉर्म कर लेते हैं तब प्रेसिडेंट उनको भी अपॉइंट कर लेते हैं। तो इसी तरह से ये होती है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कि लोकसभा में किस तरह से काम होती है, कितने मेंबर्स होते हैं, ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। फिर आज शुरू करेंगे लोकसभा। Now, the member of the Lok Sabha are directly elected by the people on the basis of adult franchise। तो हम लोग जो इसको वोट देते हैं वो कौन होते हैं? वो लोकसभा, वो होते हैं लोकसभा। तो पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट हमने डिस्कस किया था। तो किस बेस पे उसको चूज़ किया जाता है, इलेक्शन होती है उनकी, जो वोट देते हैं उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स और अबव, तो बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे। फ्रेंचाइजी मीन्स राइट टू वोट, अडल्ट मीन्स 18 ईयर्स। तो 18 ईयर्स जितने होते हैं उन सभी को राइट से वोट देने का, उस बेस पे उनको वोट दिया जाता है। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशंस ले डाउन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एट 552। तो अभी जो हमारा है यहाँ पे 552 जो बोला है मैक्सिमम स्ट्रेंथ सीट, ठीक है, इतनी सीट से, इतनी कंस्टिट्यूंसी, इतनी सीट से हमारे पास अप टू 530 जो है, 530 मेंबर्स जो है स्टेट से लिया जाता है, रिप्रेजेंट द स्टेट्स, एंड अप टू 20 मेंबर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन टेरिटरीज, वाइल नॉट मोर देन 2 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। तो इस तरह से नंबर्स जो है, नंबर ये इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। जिस तरह से इंक्रीज होगी तो सीट्स जो है, नंबर्स जो है, कॉन्स्टिट्यूंसीज एरिया भी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर इस तरह से। फिर आता है नेक्स्ट, तो कितने मेंबर्स बोले प्रेजेंट, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है पार्लियामेंट के अंदर? 552। उसमें से 530 जो है वो लिया जाएगा स्टेट के से, और 20 जो है यूनियन टेरिटरीज जो है उसमें से लिया जाएगा, और 2 जो एक्स्ट्रा है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। मतलब प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से 2 किसी को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एवरी स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज डिवाइड इनटू एरियाज कॉल्ड constituencies and 1 representative from each constituency is elected to the Lok Sabha।
तो हमने कंस्टिट्यूएंसीज आगे डिस्कस के लिए था कि एवरी स्टेट्स हो या फिर यूनियन टेरिटरीज उसको डिवाइड किया जाता है, और उस डिवाइड को, जो एरिया को डिवाइड किया उसे क्या कहते हैं, कंस्टिट्यूएंसीज। तो उस एरिया को डिवाइड किया था जिसे कंस्टिट्यूएंसीज कहते हैं। तो हमने आगे डिस्कस किया था कि इसमें एक चीज़ मिसिंग हो रही है कि वो एरिया को डिवाइड करेंगे बेस्ड इलेक्शंस के लिए, लेकिन पॉपुलेशन जो होता है वो पॉपुलेशन क्या होना चाहिए, सभी एरिया में लगभग सेम होना चाहिए। तो इसीलिए डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज बेस्ड ऑन पॉपुलेशंस आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने मेंबर्स होंगे, एक ही मेंबर्स होंगे, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही मेंबर्स जाएंगे और उसी तरह से वो इलेक्ट होंगे लोकसभा के लिए। तो जो लोकसभा में होते हैं हम लोग उसे एमपी बोलते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भले वो राज्यसभा हो, लेकिन हम लोग वोट जो होते हैं लोकसभा को देते हैं, डायरेक्टली वोट। जब हम वोट देते हैं तो हम वोट कैसे देते हैं, लोकसभा के लिए देते हैं, हम राज्यसभा के लिए वोट नहीं देते, ठीक है। तो इसी तरह से एनी सिटीजन अबव 20 years ऑफ एज कैन कंटेस्ट इलेक्शंस टू द लोकसभा। अब जो वोट दे रही है 18 years, अगर आप चाहोगे कि आप खुद इलेक्शंस लड़ें, चुनाव लड़ें, तो आपका एज कितना होना चाहिए, 25। वोटिंग देने का एज 18 से, बट इफ़ यू वांट टू बी इलेक्टेड और कंटेस्ट इलेक्शन, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके पास आपका एज होना चाहिए 25। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 years। एवरी 5 years में इलेक्शंस होती है। मिड टर्म इलेक्शंस होती है, कब होती है, अगर इफ एनी रीजन देन द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर इट्स टर्म्स। कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, मिड टर्म इलेक्शन होती है तो प्रेसिडेंट लोकसभा को स्थगित कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं और फिर वापस री इलेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से होती है। फिर अब हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा। तो राज्यसभा में क्या बोला गया, इज ऑल्सो नोन एज द अपर हाउस, इसे अपर हाउस कहते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एक बार यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे जो बेटा यहाँ पे बताया नहीं गया है लोकसभा के अंदर, क्या नहीं बताया लोकसभा में, कि लोकसभा को इसलिए इसे लोअर हाउस भी कहते हैं, इसे लोअर हाउस कहा जाता है, ठीक है, इसे लोअर हाउस कहा जाता है। फिर लोकसभा तो कहते ही इसको, लोअर हाउस हो गया। इसे एक और नाम से कहा जाता है पीपल्स हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। इसे क्यों कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, वाई इट इज बीन कॉल्ड एज हाउस ऑफ पीपल, because it is elected by the people and who is sitting representative from the people। हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को हमारे बीच में से किसी एक को चूज किया था और वो जाके वहाँ पे रूल कर रहा है, बैठा है, तो इसीलिए इसको हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। लोअर हाउस एंड अपर हाउस, तो इसे लोअर हाउस कहा जा रहा है, ठीक है। लेकिन राज्यसभा जो है उसको हम लोग अपर हाउस बोलते हैं, बट मोर पावर, हु इज हैविंग मोर पावर, लोअर हाउस। नाम अगर देखेंगे तो लोअर हाउस मतलब लगेगा कि इसके पास कोई पावर नहीं है, बट नो, लोअर हाउस इज मोर पावर देन राज्यसभा, तो दैट इज अपर हाउस, इसे अपर हाउस भी कहा जाता है राज्यसभा को। तो हम डिस्कस करेंगे, ये चीज़ें वहाँ पे नहीं बताई थी। तो यहाँ पे देखो राज्यसभा पहले बता दिया गया, इसे कहा जाता है अपर हाउस। तो हमने उसमें देखा था लोअर हाउस में इसे लोकसभा कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। तो इसे भी 3 नेम से जानते हैं, फर्स्ट राज्यसभा, सेकंड अपर हाउस, या फिर थर्ड काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स। क्योंकि हर स्टेट्स के जो काउंसिल्स होते हैं दे आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और फिर वो मेंबर बन जाते हैं राज्यसभा के लिए। तो इसीलिए इसको हाउस ऑफ काउंसिल्स के नाम से भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह से इनके 3 नेम्स हैं सभी के, लोकसभा में 3 है, इसमें भी 3 है। ना इट इज अ परमानेंट हाउस एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व। ना लोकसभा में हमने देखा कि लोकसभा में क्या था कि प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंट जो है 5 years टर्म्स पहले होने से भी पहले वो लोकसभा क्या हो सकता है, लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है। लोकसभा डिसॉल्व हो रहा है, वो भंग हो सकता है, कोई भी कारण हो सकती है, वो रोलिंग प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को उनकी जो है वो गवर्नमेंट पसंद नहीं आ रही बिकॉज ऑफ द रूलिंग पॉलिसीज जो भी बना रहे, तो बीच में डिसॉल्व हो सकता है। लेकिन राज्यसभा जो है ये डिसॉल्व नहीं होता है, ये परमानेंट है। ये जो इसकी जो टर्म पीरियड होती है वो 6 years की होती है, ठीक है।
तो ये डिसॉल्व नहीं होती, इसको हम लोग डिसॉल्व नहीं कर सकते। ईच मेंबर इज इलेक्टेड फॉर टर्म्स ऑफ 6 years एंड, तो यहाँ पर 6 years के लिए चूज करते हैं। और इसके जो 1/3 मेंबर्स है, ठीक है, तो इसके जो जितने भी मेंबर्स होंगे उसके 1/3 मेंबर्स जो है एवरी 2 years, हर 2 years में वो रिटायर्ड होते हैं। तो 1/3 मेंबर्स, जितने भी राज्यसभा मेंबर्स है उसके 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड करते हैं, एवरी 2 years में वो रिटायर्ड होते हैं। फिर उसके बाद उसकी जो जगह वैकेंट हो जाती है उसको फिर उसे वापस इलेक्ट किया जाता है, री इलेक्टेड होते हैं उस एरिया के लिए, उस पोस्ट के लिए। सो द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, इसे हम लोग वोट नहीं देते, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे इसीलिए इसको स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे जिसे हमने वोट दिया था, हमने किसे वोट दिया था, हमने स्टेट में MLA को वोट दिया था, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसीलिए कहा गया लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स। अब जितने MLAs है हर स्टेट्स के, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग चुनाव लड़ते हैं, वो लोग इनडायरेक्टली चुनाव लड़ते हैं, किसके लिए, राज्यसभा के लिए। अब जो जीत जाएगा दैट पर्सन विल बी मेंबर ऑफ द राज्यसभा। Now the house can have a maximum 250 members, उसके पास कैपेसिटी कितनी है, कहा गया 250 है, ठीक है। Whereas 12 मेंबर्स जो है नॉमिनेटेड होते हैं किसके थ्रू, प्रेसिडेंट के थ्रू। और ये किस फील्ड से उसको चूज किया जाता है, दे हैव बीन चूजन फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट, सिनेमा, किसी से भी ले सकते हैं, वो अलग अलग फील्ड से उसको अपॉइंट किया जाता है। Now, a candidate for elections to the Rajya Sabha should be at least 30 years. अगर आप राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 30। लोकसभा में कितना था, 25 था, तो इसी तरह से ये राज्यसभा के लिए 30 हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे द प्राइम मिनिस्टर्स पोजीशंस, क्योंकि रूलिंग पार्टी का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर्स। इतने सारे लोग जीते, अब मान लो ये रूलिंग पार्टी की बॉडी है, इसमें से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब इनका लीडर कौन होगा, अमंग फ्रॉम देम, इन्हीं में से एक पर्सन को वो ऐसे स्टैंड करेंगे एज अ लीडर टू कंट्रोल, किसे कंट्रोल करने के लिए, इसे पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि एक भी लोगों ने मिस्टेक कर दिया किसी ने, तो पूरी बॉडी को रिजाइन करनी पड़ेगी, ठीक है, पूरी बॉडी को रिजाइन करनी पड़ेगी। तो इससे बेटर है कि प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर है हमारा, वो क्या करे, वो सबको लेके चले, टाइमली कंडक्ट करे मीटिंग्स, देखे सारे लोग काम कर रहे कि नहीं कर रहे, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है प्राइम मिनिस्टर का। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंजॉय द मोस्ट पावरफुल पोजीशन इन पॉलिटिकल हियरार्ची, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल हियरार्ची मीन्स स्टैंडिंग फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू द लास्ट पोजीशन, ये बताया जाए। तो इस तरह से पॉलिटिकली देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर जो है हमारा टॉप में है सबसे पहले ऑफ द कंट्री इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारा सिस्टम कौन सी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर हेड है। एंड प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट, ही इज कंसिडर्ड एज द डिफैक्टो लीडर ऑफ द नेशन। ही इज द डिफैक्टो मीन्स ही इज द ओवरऑल कंट्रोलिंग पावर, जो देखते हैं पूरे देश को कंट्रोल करते हैं, सारा सिस्टम को देखते हैं। ही और शी इज द लीडर ऑफ द लोकसभा ऑल्सो, लोकसभा के लीडर है मेजोरिटी पार्टी के। ही प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट्स मीटिंग्स जो भी होती है उसको वो डिस्कस करते हैं। डिसाइड द इश्यूज टू बी डिस्कस इन द पार्लियामेंट, उसके बाद पार्लियामेंट में किस बेस को लेके, टॉपिक को लेकर डिस्कस किया जाएगा पार्लियामेंट में, ये डिसाइड किया जाता है। अगेन ही इज द लिंक, किसके बीच में लिंक है, द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट, क्योंकि ही इज द लीडर ऑफ द कैबिनेट, वो कैबिनेट की लीडर है। तो कैबिनेट के अंदर क्या क्या बात हुई वो प्रेसिडेंट को कौन बताएगा, तो इन दोनों को लिंक कौन करता है, प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ही इज द लिंक बिटवीन द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट। सिंस ही इज द लीडर ऑफ द टीम ऑफ मिनिस्टर्स, द अल्टीमेट पावर ऑफ डिसीजन रेस्ट विथ हिम, तो ये लीडर है टीम के, तो डिसीजन लेने का अधिकार किसका है, अल्टीमेट लास्ट प्राइम मिनिस्टर का ही है। ही ऑल्सो हैज द पावर टू अपॉइंट और रिमूव एनी मिनिस्टर फ्रॉम द कैबिनेट्स, इनके पास पावर है कि जिसने उनको अपॉइंट किया, अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर है या फिर एजुकेशन मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, वो वापस उनसे वो पोस्ट छीन सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं। तो इस तरह से वो रिशफलिंग कभी कर सकते हैं कि उनको कोई और पोस्ट दे दिया, कोई और मिनिस्ट्री दे दी, तो इस तरह से डिसीजन लेने का अधिकार उनको है।
ही ऑल्सो सुपरवाइज एंड कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द मिनिस्टर्स, साथ साथ वो सुपरवाइज करते हैं कौन कैसा काम कर रहा है, कंट्रोल करना है, सारे एडवाइस देना है, ठीक है। तो इस तरह से सारा काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर हैज द अल्टीमेट पावर टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग फॉरेन अफेयर्स एंड स्ट्रेटेजिक मैटर्स। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है कि फॉरेन अफेयर, हमारे आसपास नेबरिंग जितने कंट्रीज हैं, बाहर में जितने सारे देश हैं, उनके साथ हमारा रिलेशंस कैसा हो और उसके साथ किस मैटर पे हम लोग बात कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक हमारे रिलेशन अच्छा हो, इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है, प्राइम मिनिस्टर्स की आती है कि वो देखे इसे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसे कहा जाता है कि द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हमारे इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, क्योंकि अब ये जो है मिनिस्ट्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर दोनों मिलके, इसके साथ कौन काम करता है, प्राइम मिनिस्टर लीडर है, ये दोनों मिलके पूरे पावर को कंट्रोल करते हैं। अदर मिनिस्ट्रीज हैं बट दीज टू प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है यही पावर को कंट्रोल करते हैं, देश को चलाते हैं। तो इसी तरह से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है और कुछ इनके बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने काम सही से नहीं किया तो इनको जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट में इनको सारे लोग पूछेंगे, क्यों, कौन दूसरे कौन बैठे हैं, अपोजिशन में बैठे हैं, वो उनसे पूछेंगे। तो ऑफ द एक्ट ऑफ कमीशंस एंड ओमिशंस कि उन्होंने कैसा काम किया, सही का, तो उन्होंने क्यों उसको फुलफिल नहीं किया, जो भी है पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। इफ एनी रीजंस, अगर कोई भी रीजन लगता है नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या होगा, पार्लियामेंट पास करेगी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कि मुझे इस गवर्नमेंट के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, सही से काम नहीं कर रहे हैं, ये कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, ऐसे स्थिति में अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग हो गई तो प्राइम मिनिस्टर और नेगेटिव बहुत ज़्यादा पॉइंट हो गए तो लोग उसकी अगर वोट आउट कर देंगे उसके खिलाफ जाके, तो प्राइम मिनिस्टर और इंटायर मिनिस्ट्री को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। मतलब कि पूरी की पूरी मिनिस्ट्री जो है डिसॉल्व हो गई और वापस से न्यू मिनिस्ट्री बनेगी, न्यू गवर्नमेंट बनेगा। इट इज़ फॉर दिस रीजन, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर बार बार मीटिंग कंडक्ट करते हैं, कैबिनेट मीटिंग बुलाते हैं ताकि कोई गलती ना हो जाए, और अगर गलती हुई तो उसको सुधार कर ले फटाफट, नहीं तो अगर वो लेट हो जाएंगे तो फिर उसके ऊपर वो फिर वोटिंग होगी, फिर डिस्कशन होगा, लोगों के पास जाएगी, तो उससे पहले ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इज कॉल्ड द पॉलिसी ऑफ स्विमिंग टुगेदर, कि खुद किसी एक को नहीं, सभी को साथ में चलना है, डूबना है तो सबको साथ में ही डूबना है। द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या क्या काम करते हैं। द इनएक्टिंग लॉ, सबसे पहले पार्लियामेंट को हमने डिस्कस किया था पहले भी, पार्लियामेंट इज कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेचर, हम दोनों ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लेजिस्लेटिव बॉडी का काम क्या है, टू मेक लॉ, दैट इज अ पार्लियामेंट। प्राइमरी फंक्शन होती है उसकी is to make law on all the matters including the union list, concurrent list and the state list, जो भी है state list में state करेंगे इसलिए इसमें union list and the concurrent list कहा गया। तो यहाँ पे legislative means parliament means central government, कौन है ये, हमारा central government, जो पूरी कंट्री को कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब पूरी कंट्री को कंट्रोल करेंगे ना तो उसके लिए रूल्स बनाना पड़ेगा, किसके लिए, सेंट्रल, दैट इज कॉल्ड यूनियन, और कंकरेंट लिस्ट जहाँ पे दोनों मिलके, तो यहाँ पे यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल हो गया और कंकरेंट लिस्ट मतलब स्टेट प्लस सेंट्रल दैट इज यूनियन, ठीक है। तो इस तरह से दोनों मिलके जब रूल्स बनाते हैं तो उसे कहा जाता है कंकरेंट, लिस्ट, ठीक है। तो जहाँ पे स्टेट और यूनियन मिलकर रूल्स बनाते हैं उसको कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है। In special circumstances, it also makes law on subjects includes in the state list। कुछ स्पेशल हो जाती है सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर फिर कभी कभी सेंट्रल लिस्ट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट को बनानी पड़ती है, तो जहाँ पे उन्हें रूल्स बनानी पड़ती है। अब ये लिस्ट क्या है ना, तो सबसे पहले लिस्ट क्या होती है, मतलब सोच लो आपके पास आपका सब्जेक्ट कितने अलग अलग 6 सब्जेक्ट्स है, तो 6 सब्जेक्ट्स में अलग अलग टीचर्स जो है आपको पढ़ा रहे हैं, आपको चैप्टर समझा रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, सबकी अपनी अपनी फील्ड है, अपने अपने क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से वो काम करते हैं। तो इसी तरह से गवर्नमेंट्स ने भी अपनी अपनी
डिपार्टमेंट्स अलग अलग जब उनको डिवाइड कर दिया गया स्टेट के लिए, तो स्टेट कंट्रोल करेगा, स्टेट ही रूल्स बनाएगा स्टेट के लिए क्या क्या चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट देखेंगे कि उनको पूरे कंट्री के लिए क्या क्या रूल्स बनाना है। तो इस तरह से ये लिस्ट बना दिया गया। तो यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरी काम करेंगी पूरे सेंट्रल के। जैसे मान लो एग्जाम्पल सेंट्रल का कि सेंट्रल में अभी हम लोग डिफेंस ले लेते हैं। डिफेंस, अब ये जो डिफेंस होती है, आर्मी होती है, एयरफोर्स होती है, नेवी होती है, वो किसी स्टेट का नहीं होता है, वो किसका होता है, सेंट्रल का होता है। ठीक है, वो सेंट्रल का होता है। लेकिन पुलिस अगर मान ले तो पुलिस स्टेट की होती है, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर रूल्स बनाएंगे। फाइनेंस ले लो, बैंकिंग ले लो, सेंट्रल नहीं बनाती है क्योंकि किसी एक स्टेट में ये नहीं है, सारे स्टेट के अंदर होता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेंगे। तो इसलिए बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गई, ठीक है, ये सारा चीज़ें जो पूरी कंट्री में इक्वल होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, एक जैसा ही होना चाहिए, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस लिस्ट को किस नाम से बोलते हैं, यूनियन लिस्ट। उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट बनाती है स्टेट के अंदर, तो उसे स्टेट लिस्ट कहते हैं। अब किसी में जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिलकर बनाती है, कुछ ऐसा इश्यू हो जाता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं जिसपे दोनों मिलकर बनाए, तो उससे कहा जाता है, किस में डालेंगे, कंकरेंट लिस्ट के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो इसे कंकरेंट लिस्ट में कहा जाता है। तो इसी तरह से ये लिस्ट है। अब आता है यहाँ पर कि द प्रपोजल फॉर अ लॉ इज कॉल्ड अ बिल। जब हम कोई प्रपोज करते हैं कि हमें कुछ रूल्स बनाना, लॉ बनाना है, तो उसे बिल्स के नाम से कहा जाता है। ये बिल है, ये बिल है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल्स, ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल। तो दो बिल ही बनते हैं क्योंकि रूल्स बनती है दो, एक तो ऑर्डिनरी होती है और एक होती मनी बिल। मनी से रिलेटेड जो भी होती है उसे मनी बिल में, एक्सेप्ट मनी के अलावा जो भी रूल्स बनाने किसी, तो उसके हेडिंग क्या होगा, ऑर्डिनरी आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं ऑर्डिनरी बिल्स। द बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस ऑन आइदर हाउस। जो ऑर्डिनरी बिल्स है, हम दोनों हाउस जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा एंड लोकसभा, ये कहीं पर भी हम इसको स्टार्ट कर सकते, डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कशंस होती है। तो डिस्कशंस कैसी होती है, मान लो अब हमारा लोकसभा यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पे राज्यसभा है। तो लोकसभा राज्यसभा में मेंबर्स बैठे हुए, तो पहला स्टेप होता है उसको टॉपिक डिस्कस करना। टॉपिक, आज का टॉपिक क्या है, उसके बाद रीडिंग होती है, रीडिंग होगी, रीडिंग के बाद मतलब रीडिंग के साथ डिबेट हो गया, डिबेट भी हो गया इसके अंदर, रीडिंग के टॉपिक को डिस्कस किया, डिबेटिंग हो गई। थर्ड आता है वोटिंग, उसके बाद वोटिंग होती है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कितना प्रोसेस गया, 3 प्रोसेस गया। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन की विच इज द टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। फिर उसके बाद रीडिंग आवर्स होती है, रीडिंग मतलब उसके बाद डिबेटिंग शुरू होती है, डिस्कस उसके ऊपर अगेंस्ट में जाता है, फेवर्स में जाता है, टाइम होती है, इतना टाइम मिलती है उनको उसमें डिस्कस करने के लिए। फिर उसके बाद लास्ट में होता है वोटिंग, वोटिंग होती है। उसके बाद वोटिंग के बाद कितना वोटिंग हुआ, नेगेटिव में या पॉजिटिव में, फिर वो वापस लोकसभा से राज्यसभा जाएगा। तो राज्यसभा में भी सेम चलेगा, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। इसमें भी वही प्रोसेस चलेगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। फिर इसमें भी यस नो जो भी हुआ, उसके बाद फिर जाता है, कहाँ पे जाएगा ये, फिर इसका पार्लियामेंट का थर्ड कैट कौन सा हमारा कंपोनेंट्स था, थर्ड था प्रेसिडेंट। टॉप में प्रेसिडेंट है इन दोनों के, है ना, प्रेसिडेंट। तो अब यहाँ फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट क्या करेंगे, फिर प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट अगर देखा वो रूल्स जो है कैसा है, सही है, गलत है, तो लोकसभा से आया है, राज्यसभा से आया है, वो देखने के बाद उनको लगा कि हमें कुछ रिकमेंड करना है, तो अगर तो उनको वापस लोकसभा से आया था तो लोकसभा भेज देंगे, अगर राज्यसभा से आया था तो राज्यसभा भेज देंगे। ठीक है, राज्यसभा भेज देंगे। R4 राज्यसभा कि थोड़ा सा आप उसको क्या करें, मॉडिफाई कर ले, कुछ इन्होंने अपना सजेशन दिया, प्रेसिडेंट ने सजेशन दिया है। अगर लोकसभा वाले को लगा कि नहीं, उनका जो है लॉ जो है सही है, परफेक्ट है, उसको कोई उसमें अपडेट नहीं करना है, कोई चेंजेस नहीं करना है, तो फिर वो क्या करेंगे, वापस उनको भेज देंगे प्रेसिडेंट के पास कि नहीं, वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट योर डिसीजंस, योर एडवाइस, वी इज परफेक्टली ऑल राइट। तब क्या करेंगे, सेकेंड टाइम में, जब ये सेकेंड टाइम में जब उनको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, तो सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है,
प्रेसिडेंट को फिर क्या करना पड़ता है, यस बोल के साइन करनी पड़ती है उनको, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ भी होगा, राज्यसभा, अगर राज्यसभा से गया था लास्ट तो राज्यसभा के पास भेजेंगे, फिर राज्यसभा अगर उसको कुछ चेंजेस करती है या नहीं करती है तो सेकेंड टाइम वापस उनको भेजेंगे, फिर प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, उसको यस बोल के साइन करना पड़ेगा। तो ये टोटल प्रोसेस होती है, कोई भी बिल इसी तरह से पास होती है, लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है, इसमें टाइम लग जाता है बहुत। तो इसी तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है ऑर्डिनरी बिल होती है वो कहीं पर भी शुरू हो सकती है, आइदर लोकसभा हो या राज्यसभा हो, बोथ हाउस पास होने के बाद फिर जाता प्रेसिडेंट के पास, फिर उसके बाद जब प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देती है, साइन कर देती है, तो वो बिल क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। फिर वो बिल लास्ट में एज अ लॉ लागू हो जाता है, लॉ बोल के, ठीक है। अब मनी बिल में उल्टा है, मनी बिल राज्यसभा में शुरू नहीं हो सकता क्योंकि मनी बिल का पावर जो है वो लोकसभा के अंदर ही है। तो लोकसभा में शुरू होगा, प्रेसिडेंट ऊपर टॉप में रख लेते हैं, लोकसभा में शुरू होगा और फिर राज्यसभा में जाएगा। तो ये यहाँ से जाएगा और यहीं से वापस जाने के बाद राज्यसभा से जाएगा और फिर राज्यसभा के पास, प्रेसिडेंट के पास, राज्यसभा के पास राइट्स नहीं है कि वो डायरेक्टली अपने पास शुरू कर दे और फिर वो लोकसभा में भेजे, ये कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ ये कितना करेंगे, 2 वीक्स वो क्या कर सकते हैं कि इसे रोक सकते, कितने दिनों के लिए, सिर्फ और सिर्फ 2 वीक्स के लिए उसको रोक सकते, पेंडिंग में रख सकते हैं, ठीक है। वो पेंडिंग में रखेंगे कि बस मैं इतना ही लेकिन 2 वीक्स के बाद मीन्स 14 डेज के बाद उन्हें इस बिल को आगे फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा, आइदर वो लोकसभा में भेज दे या फिर प्रेसिडेंट के पास भेज दे, बस इतना ही है इसके पास, ठीक है। तो मनी बिल हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली आफ्टर इट हैज पास्ड, इट हैज बीन सेंट टू राज्यसभा एंड इट द बिल विद इन, तो 14 डेज तक वो डिले कर सकते हैं। उसके बाद विदाउट एनी रिकमेंडेशंस वो फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगी, प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, रिकमेंड करे, वापस जब बिल वापस प्रेसिडेंट के पास जाती है तो फिर वो पास हो जाती है, इसी तरह से जो भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। फिर आता है टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, फिर पार्लियामेंट का दूसरा काम क्या है, तो एक्सरसाइज एंड कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करना, मतलब एग्जीक्यूट जो काम करे, तो पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा है और लोकसभा में कौन काम कर रहा है, सभी है वहाँ पे, लेकिन मेजोरिटी विनर पार्टी कौन है, जो विनर है, ठीक है। उसमें तो अलग अलग पार्टीज है लेकिन जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज से जो वोट से जीता था वो विनर है, अब वो रूल कर रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर पीएम हो गया हमारा, उसके नीचे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स आ गए, ये हमारे हो गए कौन, मिनिस्टर, ठीक है। तो ये हमारे एग्जीक्यूटिव हो गए और हेड में तो प्रेसिडेंट है क्योंकि सब कुछ जो होती है बाद में साइन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो ये हमारे हो गए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ये जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है जो ये सारे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद the parliament keep a constant check on the councils of ministers by asking questions to the minister but issues related to their respective departments by raising questions, adjournment motions, calling attention notice, censure motions, debates, तो इसी तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो टू कंट्रोल, अब यहाँ पे हमने क्या देख रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव ने प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हमने अभी डिस्कस किया था कि दे हैव टू वर्क कलेक्टिवली, क्योंकि अगर गलती एक का कोई भी करे तो पूरी इंटायर मिनिस्ट्री को रिजाइन करनी पड़ेगी। तो अगर इसी तरह से उनके ऊपर नजर कौन बनाता है, अपोजिशन पार्टी जो वहाँ पे बैठी है वो भी जीती थी लेकिन उनका परसेंटेज कम था, लेकिन वो भी पार्लियामेंट में है, उनके पास भी पावर्स है, लेकिन पावर सब रूलिंग पावर्स नहीं है, वो बस बैठे हैं, इसके पास इतना है। और उनके पास ये पावर है कि वोट दे सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, किसके ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर, कंट्रोल कर सकते हैं कि वो गलत काम ना करे, नजर रख सकते हैं, बस यही है। इस तरह से अगर वो गलत करेंगे तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर देंगे। ना थर्ड इज टू कंट्रोल द फाइनेंस। अब यहाँ पे पार्लियामेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो बजट होता है, लोकसभा के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास कौन से में, लोकसभा के पास बजट फॉर्म होती है, पूरे साल में कितना उन्होंने अर्निंग किया, फिर वो कितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किस में किया, वो पैसा किस तरह से एक्सपेंड करेंगे। तो ये चीज़ें जो है किसके पास है, फाइनेंस कंट्रोल करना लोकसभा के पास है, दैट इज पार्लियामेंट। फिर आता है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो भी रूल्स बनी अगर उसको अमेंड करना, क्योंकि सिचुएशन जो होता है
न्यू सिचुएशंस आती है, न्यू जनरेशन, न्यू जिस तरह से हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हैं तो बहुत कुछ नया चीज़ें सामने आती है जो पहले नहीं थी जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी। तो एनी प्रपोजल्स ऑफ अमेंडमेंट, जब भी कोई अमेंडमेंट मतलब है चेंज करना, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस करना, तो वो इंट्रोड्यूस कहाँ होगी? पार्लियामेंट में होगी, डिस्कस किया जाएगा, मेजोरिटी प्रपोजल देगी, नीड ऑफ द अप्रूवल। अब लोगों ने अगर उसको देखा तो 2/3 जो मेजोरिटी ने अगर साइन दे दिया कि हाँ हमें चेंज करना है, तब वो चीज़ें चेंज होती है और उसको अमेंडमेंट करके फिर कि हमने इसको चेंज किया है। तो कितनी वोटिंग चाहिए होती है? 2/3 मेजोरिटी दोनों हाउस में से, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों से। फिर इलेक्टोरल फंक्शन, पार्लियामेंट के अंदर जो इलेक्शन होती है प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, ये पार्लियामेंट के अंदर होती है, इसीलिए इलेक्टोरल फंक्शंस। जुडिशियल फंक्शंस, प्रेसिडेंट के पास क्या था कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होती है उसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट के वो इम्पीच कर सकते हैं, मतलब वो जजमेंट दे सकते हैं, तो प्रेसिडेंट का पावर था। इसके साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर क्या पावर है कि वो इम्पीच का मतलब होता है किसी को रिमूव करना। जैसे हमने मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज है वो फिक्स होते हैं अपने टाइम पीरियड में, वो उससे पहले हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन पार्लियामेंट में एक प्रोसेस है, प्रोविजंस है जिसमें इम्पीचमेंट लिखा हुआ है। इम्पीचमेंट और इम्पीच, ठीक है, मीनिंग है रिमूव करना। तो जैसे प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, जज सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट है, किसी की भी हो, उसको हम रिमूव कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं इम्पीचमेंट। तो अगर वो सही काम नहीं करे, हम किसी को इम्पीच नहीं कर सकते इतनी आसानी से कि हमें आपको हटाना निकालना है, कोई रीज़न होना चाहिए और रीज़न मीनिंगफुल होनी चाहिए, तब पार्लियामेंट में वो प्रोसेस चलेगा इम्पीचमेंट का। फिर वहाँ पर भी 2/3 मेजोरिटी अगर वोट देती है तभी हम उनको वहाँ से निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। तो हमारा चैप्टर जो है बेटा ख़त्म हो गया है, हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, उससे पहले क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो आप जो वीडियो देखो और उसके बाद चैप्टर्स को एक बार रीड आउट करो, फिर आपको इजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर।